जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 होम साइंस यानी गृह विज्ञान। गृह विज्ञान का पेपर 1 है और यूनिट 2 है। ठीक है, यूनिट 1 मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पे जा करके आप यूनिट 1 भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भी मैंने क्लास कराए हैं, दोनों के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, दोनों आप क्लास अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी शानदार क्लास है, ज़रूर देखिएगा। ठीक है, 6 सेमेस्टर होम साइंस पेपर 1 है और यूनिटी है। पेपर 1 का नाम क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, पेपर का नाम है आपका डायटिक्स एंड थ्योरेटिक न्यूट्रिशन, आहार शास्त्र और चिकित्सीय पोषण, ये आपके पेपर का नाम है। ठीक है, याद रखिए। चलिए, अच्छा, यूनिट 2 से आने वाले ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर विथ नोट्स। ठीक है, नोट्स के साथ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जिनका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव है वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न आपका क्या पूछा है? पहला प्रश्न आपका पूछा है पित्त कहाँ संग्रहित होता है। यानी साथियों, जो पित्त होता है हमारे शरीर के अंदर वो कहाँ इकट्ठा होता है? तिल्ली में, पित्ताशय में, अग्नाशय में, या इनमें से कोई नहीं तो पित्ताशय में इकट्ठा होता है जो पित्त होता है। ठीक है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अच्छा, इसमें जो की पॉइंट्स हैं इसको मत मिस करिएगा, इससे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। पित्त पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है। यह यकृत द्वारा उत्पादित होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है पित्त किसके द्वारा उत्पादित होता है? यकृत के द्वारा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और पित्त नली के माध्यम से पित्ताशय में पहुंच जाता है। ठीक है, यह फैटी एसिड को तोड़ने और भोजन के पाचन में मदद करता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है कि पित्त हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, तो जो फैटी एसिड होते हैं उसे तोड़ता है और भोजन को पचाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2 आपका पूछा है साथियों, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, जो मानव शरीर की पूछ रहा है, मानव शरीर का ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह के कार्य करता है? बताइए, अग्नाशय है, यकृत है, तिल्ली है आपका, या फिर सभी है? तो जो अग्नाशय होता है साथियों, ये आपका अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों तरह का कार्य करता है। यह एक ऐसी ग्रंथि है अग्नाशय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। की पॉइंट्स पढ़िएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही शानदार है ये। देखिए, मानव शरीर की अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह से काम करती है। यह एक संयुक्त ग्रंथि, आपके एग्जाम में पूछता है इनमें से कौन संयुक्त ग्रंथि है, तो अग्नाशय क्या है? संयुक्त ग्रंथि है। ठीक है, अग्नाशय के अंतःस्रावी हिस्से को लैंगरहैंस द्वीपों से बनाया जाता है। ठीक है, आपके जो एग्जाम है, ठीक है, उसमें पूछा जाएगा अग्नाशय की जो आंतरिक संरचना है किससे बनी होती है, तो लैंगरहैंस के द्वीपों से बनी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अग्नाशय के बहिःस्रावी हिस्से से बाइकार्बोनेट और पाचन एंजाइम वाला स्राव निकलता है। यह स्राव भोजन के पाचन में मदद करता है और पेट के अम्लीय वातावरण को बेअसर करता है। ठीक है, मानव शरीर में कई तरह की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इनमें कौन कौन सी हैं? पिट्यूटरी अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीनियल, थायराइड, अधिवृक्क, अग्नाशय, पैराथायराइड, थाइमस और जनन ग्रंथि। ठीक है, महिलाओं के अंडाशय में और पुरुष के वृषण में शामिल है। ये सभी ग्रंथियाँ क्या हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, देखिए एक बात और मैं आपको बता दे रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और इसमें पढ़ लीजिए आप। मानव शरीर में बहिःस्रावी ग्रंथियाँ भी होती हैं। कौन कौन सी भैया? श्वेत ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, स्तन ग्रंथियाँ और पाचन तंत्र की कई ग्रंथियाँ शामिल होती हैं। ये बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती है। ठीक है, देखिए मैं ये बताने वाला था, आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, उसमें जाइएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप में ऐड हो जाइए, मैं आपको ऐड कर लूँगा। ठीक है, रिक्वेस्ट आप भेजिएगा, मैं आपको ऐड कर लूँगा। वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स पढ़ते रहिएगा और रिवीजन भी करते रहिएगा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार होगा ये पीडीएफ और क्लास। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। तीसरा प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? अग्नाशय, यकृत,
तिल्ली या फिर सभी। ये जो तितली लिखा है तिल्ली होता है, ठीक है। टाइपिंग में गलती हो गई, इसके लिए सॉरी, ठीक है। देखिए कौन सी ग्रंथि है भैया जो इंसुलिन बनाती है, तो अग्नाशय जो होती है ये इंसुलिन बनाता है, ठीक है। चलिए की पॉइंट्स देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए अग्नाशय पेट के पीछे स्थित एक ग्रंथि है, ठीक है। अग्नाशय कहाँ स्थित होता है? पेट के पीछे। अग्नाशय में बीटा नामक कोशिकाएं होती हैं। आपके एग्जाम में पूछता है बीटा नामक कोशिकाएं किस ग्रंथि में पाई जाती हैं? अग्नाशय में, ठीक है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार है, ठीक है। देखिए जो इंसुलिन नामक हार्मोन तत्व बनाती है, ठीक है। जो अग्नाशय होती है, बीटा नामक कोशिकाएं होती हैं इसमें, जो इंसुलिन नामक हार्मोन तत्व बनाती हैं। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशय के आइलेट की बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। इंसुलिन शरीर को भोजन से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का इस्तेमाल करने में मदद करता है। साथ ही यह भविष्य के लिए अतिरिक्त ग्लूकोज को स्टोर करने में भी मदद करता है। कौन? इंसुलिन, ठीक है। चलिए इंसुलिन, अच्छा इसे मैं आगे और बढ़ाता हूँ। देखिए इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को बहुत ज़्यादा हाइपरग्लाइसेमिया या बहुत कम हाइपोग्लाइसीमिया होने से रोकता है, ठीक है। यह शरीर के कई अन्य कार्यों में भी असर डालता है, जैसे लिपिड निर्माण और एंजाइम की गतिविधियां, इन सभी में, ठीक है। चलिए एक बात और आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से शेयर बटन बना होगा, इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर जरूर इस क्लास को शेयर करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है और आपकी ये जिम्मेदारी भी है, ठीक है। मैं ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ, कम से कम एक लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा। मैं चाहता हूँ जिनका भी एग्ज़ाम होम साइंस का BA 6 सेमेस्टर में है, भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के पास ये क्लास होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि साथियों पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरह से क्लास नहीं मिलती है, ठीक है, जो आपको पूरे डिफाइन करके प्रश्न को बताता हो, ठीक है। देखिए केवल प्रश्न को पढ़ा देने से ही नहीं होता है कि हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। हमारी जिम्मेदारी है कि आपको पास करवाना, ठीक है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप पढ़ते हैं तो आपके पास बुक है, बुक से पढ़िए। राजेंद्रा है, UPH है, आप सबसे पढ़िए। यूट्यूब पर आप क्या करने आते हैं? रिवीजन करने, ठीक है। यूट्यूब पर आपको रिवीजन में भी मिल जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से क्लास कराई जा रही है साथियों, ठीक है। तो शेयर जरूर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए चौथा प्रश्न क्या है? हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को, तिल्ली को या फिर दोनों को? तो जो हेपेटाइटिस होता है यह मानव शरीर के यकृत, ठीक है। देखिए कभी क्या होता है एग्जाम में आपके यकृत नहीं लिखता है, डायरेक्ट लीवर लिख के देता है। क्या? लीवर या फिर जिगर, ठीक है। देखिए यकृत हो, लीवर हो, जिगर हो, ये तीनों एक ही होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि एग्जाम में आ गया तो कंफ्यूज हो गया दूसरा लगा दिए, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। यकृत लिख करके दे, लीवर लिख करके दे या फिर जिगर लिख करके दे, तीनों एक ही होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हेपेटाइटिस क्या है? मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को, ठीक है। लीवर, जिगर, ये तीनों एक ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। जो एग्जामिनर होता है आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से लिख करके देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए की पॉइंट्स क्या है? हेपेटाइटिस लीवर को प्रभावित करता है। देखिए यहाँ पर लीवर लिखा है, ठीक है। हेपेटाइटिस के 5 प्रकार के वायरस होते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस के 5 प्रकार के वायरस होते हैं, ABCDE, ठीक है। हेपेटाइटिस B वायरस मुख्य रूप से लीवर कोशिकाओं में जमा होकर जो हेपाटोसाइट्स के रूप में ज्ञात होते हैं, लीवर के कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अच्छा हेपेटाइटिस जो B है वायरस, इसका वायरस का नाम क्या है? हेपाटोसाइट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पांचवा प्रश्न देखेंगे साथियों, आपका क्या है? पांचवा प्रश्न पूछा है पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? यकृत, गुर्दा, अग्नाशय, बताइए। मतलब आप प्रश्न को समझ रहे हैं। यदि यकृत आपका संक्रमण हो गया तो आपको पीलिया हो जाएगा, या फिर गुर्दा, गुर्दा किसे कहते हैं? जो आपके यूरिन को फिल्टर करता है, ठीक है। या फिर आपके जो अग्नाशय होते हैं ये संक्रमण हो जाएगा तो पीलिया हो जाएगा। आपके अंग के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा अंग यदि संक्रमण हो गया तो आपको पीलिया हो जाएगा। तो जो यकृत होता है, लीवर, जिगर, ठीक है, यदि यह आपका संक्रमित हो गया तो आपको पीलिया हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए पीलिया के वायरस AB
या सी किस्म के होते हैं। ठीक है, पीलिया के वायरस कैसे होते हैं? ए, बी, सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए किस्म का वायरस दूषित आहार और पानी से फैलता है और आमतौर पर अपने आसपास ठीक हो जाता है। ठीक है, सॉरी, अपने आप ठीक हो जाता है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, लेकिन बी और सी किस्म के वायरस असुरक्षित यौन संबंध, दूषित खून या दूषित इंजेक्शन के जरिए फैलते हैं। बी और सी हेपेटाइटिस यानी यकृत शोथ के कारण लीवर सिकुड़ता है। ठीक है, आगे चलकर इसमें लीवर का कैंसर संभव है। सी हेपेटाइटिस सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि जो ए प्रकार का वायरस होता है पीलिया, वो अपने आप ठीक हो जाता है, जो दूषित आहार और पानी से फैलता है। ठीक है, सबसे डेंजर हेपेटाइटिस सी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछता है सबसे खतरनाक पीलिया कौन सा है, आपके ऑप्शन में देगा ए, बी, सी, डी। ठीक है, ए, बी, सी और डी वाले में देगा उपयुक्त दोनों या फिर तीनों। ठीक है, तो याद रखिएगा सी वाला सबसे खतरनाक होता है। चलिए, प्रश्न नंबर 6 क्या आपका पूछा है? निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? ठीक है, यानी उत्पन्न होता है किसमें? तो अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है। ठीक है, यकृत में क्या होता है? पित्त उत्पादित होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इसमें नोट्स देखेंगे क्या है, बहुत ही शानदार नोट्स है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिगर, पित्त का उत्पादन करती है। आपके एग्जाम में पूछता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है, जिगर लीवर जिसे कहते हैं। ठीक है, यकृत द्वारा निर्मित पित्त पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, पित्त में बिलीरुबिन, बिलीविरडीन, कोलेस्ट्रॉल, निम्नकृत स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन और औषध आदि होते हैं। ठीक है, यकृत द्वारा एक दिन में लगभग 500 से 1000 मिली पित्त का स्राव होता है। यह अग्नाशय ग्रंथि के स्राव के साथ स्रावित होता है। यह छोटी आंत के ग्रहणी से मुक्त होता है। आपके एग्जाम में यहाँ पर देखिए दो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा, यकृत द्वारा एक दिन में कितने पित्त स्रावित होते हैं? ठीक है, आपके ऑप्शन में देगा 500 से 1000। ठीक है, फिर 600 से आपका दे देगा 1200। ठीक है, इसी तरह से पूछेगा तो आप याद रखिएगा 500 से 1000 मिली पित्त का स्राव होता है। ठीक है, अच्छा, जो पित्त का स्राव होता है ये कहाँ से होता है? छोटी आंत के ग्रहणी में मुक्त होता है। अच्छा सॉरी, यहाँ पूछा है कि जो पित्त होता है यह कहाँ पर स्रावित होता है, कौन से अंग में यह छोड़ता है? जो पित्त होता है आपका यह कौन से अंग में छोड़ता है? तो छोटी आंत में, छोटी आंत के ग्रहणी में मुक्त होता है यानी छोड़ता है। ठीक है, छोटी आंत में जो पित्त होता है छोटी आंत में छोड़ता है, ध्यान रखिएगा, वहाँ से आपके भोजन का पाचन होता है। चलिए, उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, जो नहीं समझ में आएगा क्लास रोक करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस यानी यकृत नेक्रोसिस पैदा करती है? कापर, लेड, अग्नाशय या फिर सभी? तो जो कापर होती है यह आपकी, ठीक है, विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे क्या है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? ध्यान रखिएगा, एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, गुर्दा या फिर तिल्ली? तो साथियों यहाँ पर जो यकृत होता है यह आपका प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा है, चिकित्सीय आहार में पूर्ण तरल भोजन में निम्नलिखित पदार्थों को सम्मिलित कर सकते हैं? दूध, अंडा, दाल, बिल्कुल, खीर, आइसक्रीम, अनाज, इसको भी फलों का रस भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा साथियों, किस आहार में परस्पर भोज्य पदार्थों को मिलाकर पौष्टिक बनाया जाता है? तो मृदु आहार को मिलाकर भोज्य पदार्थों को पौष्टिक बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा साथियों, चिकित्सीय आहार आयोजन करते समय किन किन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है? तो रोग के प्रकार, रोग की अवधि भी, ठीक है, रोगानुसार भोज्य पदार्थों का चुनाव करना चाहिए, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा है, हमारे शरीर को पोषित करता है
हमारे शरीर को पोषित कौन करता है भैया? भोजन हमारे शरीर को पोषित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 13 क्या है? अपोषण की कितनी स्थितियां होती हैं? अपोषण क्यों लिखा है भैया? देखिए, अपोषण इसलिए लिखा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। अपोषण की जगह कुपोषण लिख देता तो क्या हो जाता? कोई दिक्कत नहीं है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपोषण या फिर कुपोषण दोनों एक ही होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसकी साथियों दो स्थितियां होती हैं कुपोषण की। अच्छा, दो स्थितियां कौन कौन सी होती हैं अभी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कुपोषण के दो व्यापक समूह होते हैं, एक होता है अल्प पोषण, एक होता है अति पोषण, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही शानदार है। प्रश्न नंबर 14 क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमें विचार करना है भैया, कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत हैं, ठीक है। तो पहला क्या है? मधुमेह एक पुरानी मेटाबॉलिक बीमारी है, बिल्कुल करेक्ट है। उच्च रक्तचाप से संबंधित वंशानुगत विकार है, ये गलत है आपका, नहीं गलत है आपका, ठीक है। वंशानुगत के कारण आपको उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर होता है, नहीं होता है, ठीक है। शल्य चिकित्सा का भी उद्देश्य होता है, गलत है आपका। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका केवल करेक्ट है, ठीक है। मधुमेह एक पुरानी मेटाबॉलिक बीमारी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका 14 का। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, आपका क्या पूछा है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके इसमें दो कथन दिए हैं, इस पर हमें विचार करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। बुनियादी उच्च रक्तचाप आमतौर पर गुर्दे के दर्द एवं हृदय के रोगियों में पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। बुनियादी उच्च रक्तचाप का वास्तविक कारण है, यह कारण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा केवल आपका। 15 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो आपका ऑप्शन दिया हो कि ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। पढ़ना आपका जरूरी होता है। प्रश्न नंबर 16 क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। जिगर के रोगों और उच्च रक्तचाप की स्थिति में कम कैलोरी, बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है। कैल्शियम युक्त भोजन सूखा रोग, बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 17 क्या है? व्यक्ति को अपने आहार से बीटा कैरोटीन नामक पोषक तत्व प्राप्त करना होगा तो उसे लेना होगा। सर्दी में गाजर, गर्मी में कद्दू, या फिर गर्मी में आम लेना चाहिए, या फिर सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सभी, ठीक है। ये सभी क्या हैं? बीटा कैरोटीन पोषक तत्व प्राप्त करना होगा तो सर्दी में गाजर, गर्मी में कद्दू और आम दोनों लेना चाहिए, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखेंगे भैया, क्या है हमारा? शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता निम्नलिखित उद्देश्यों के कारण पड़ती है। किसके लिए भैया? ऊर्जा के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। शरीर के निर्माण के लिए भी, बीमारियों से सुरक्षा के लिए भी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न खत्म हो गया। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, हमारा क्या है? जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है कुपोषण, सुपोषण, या फिर हेल्दी, या इनमें से कोई नहीं। तो सुपोषण कहलाएगा भैया, ठीक है। यदि हमारा शरीर भैया आवश्यकता के अनुकूल सही है तो हम क्या कहेंगे? सुपोषण कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 20 क्या है? निम्न में से पौष्टिक तत्व हैं प्रोटीन, कार्बोज, वसा, ये या फिर ये सभी। तो ये सभी क्या है भैया? वसा, कार्बोज और प्रोटीन पौष्टिक तत्व हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, क्या है इसमें? मैं थोड़ा चेंज करूंगा, मुझे एक 2 सेकंड का समय दे दीजिए। चलिए अब सही है, ठीक है। रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उसे कहा जाता है उपचारात्मक आहार, तरल आहार, ठोस आहार, या फिर सभी कहा जाएगा। तो रोगी को स्वस्थ लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है साथियों, यह उपचारात्मक आहार कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, क्या है? जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण एवं मात्र में अपूर्ण होते हैं तो वह स्थिति क्या कहलाती है? अल्प पोषण, सुपोषण, या फिर कुपोषण। तो यह आपका अल्प पोषण कहलाती है, ठीक है। जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण एवं मात्र में अपूर्ण होते हैं तो उसे अल्प पोषण कहते हैं, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या भैया? आहारीय चिकित्सा के उद्देश्य से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 2 कथन दिए, हमें विचार करना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत, ठीक है।
पाचन तंत्रों के कष्टों को देखते हुए यह सरल है कि आहारी चिकित्सा का उद्देश्य है। यह क्या, यह आहारी चिकित्सा का यह उद्देश्य है कि पाचन तंत्रों के कष्टों को देखते हुए यह सरल हो जाएगा, बताइए। तो बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है। सौम्य तथा सुपाच्य आहार, बिल्कुल ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों करेक्ट हैं आपके। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे साथियों, आपका क्या है। चिकित्सीय भोजन तैयार करने के संदर्भ में विशेषज्ञों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। किस बात पर ध्यान देना चाहिए भैया, तो रोगों की आर्थिक स्थिति पर, उसकी धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति पर, आहार संबंधी इतिहास पर, ठीक है, कि वह पहले क्या खाया है, क्या खाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 25 क्या है। आहारी चिकित्सा के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं चिकित्सा को रोगी की आर्थिक स्थिति जानना, बिल्कुल करेक्ट है आपका। रोगी का इलाज ये भी आता है। रोगी कोई जो मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है, यह भी आपकी आहारी चिकित्सा के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्या है। निम्नलिखित में से कौन से वर्ग कोमल आहार की श्रेणी में आते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आएगा मुझे लग रहा है, तो ध्यान रखिएगा। खिचड़ी, दलिया, आटे की उबली रोटी, ठीक है। खिचड़ी आप जानते हैं, दलिया जानते हैं, आटे की उबली रोटी, ठीक है। ये सभी क्या हैं, तो ये सभी कोमल आहार के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, उबली रोटी का मतलब समझ रहे हैं, जिसे बोलते हैं बुटकी, एक तरह से गांव में, ठीक है। आटे की उबली, मैं भी गांव से हूँ। और दूसरा आपका गुच्छेदार फल, चावल, ये सभी क्या हैं, कोमल आहार हैं। चावल, रोटी, सलाद और जैम, ये सभी क्या हैं भैया, सब आपके कोमल आहार हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या है। 50 रासायनिक पदार्थ शरीर की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से कितने समूहों में बांट दिए गए हैं, तो कुल 6 समूहों में बांट दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। 28 नंबर प्रश्न क्या है। मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है धूप, भोजन, नगर, तो ये सभी हैं, ठीक है। ये सभी क्या हैं, मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान, ये भी आपकी प्राथमिक आवश्यकता होती है। हालांकि आपका दिया नहीं है इसमें ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये सभी की आवश्यकता होती है हमें। 29 नंबर प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न नंबर 29 पूछा है साथियों, पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूहों में विभाजित किया गया है। जो पोषक तत्व होते हैं उनको कितने समूहों में विभाजित किया भैया, तो 2 समूहों में विभाजित किया गया है। अच्छा, कौन कौन से समूह हैं, चलिए मैं वो भी बता देता हूँ आपको। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पोषक तत्वों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा है। एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। अच्छा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जरूरी पोषक तत्व होते हैं जिन्हें बड़ी मात्रा में खाया जाता है। माइक्रो शब्द ग्रीक शब्द माइक्रोस से बना है, जिसका मतलब है बड़ा, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ग्राम में तौला जा सकता है, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा शामिल हैं। इनका आदर्श अनुपात कितना होता है भैया, कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है, 45% से 45% से लेकर के 65% तक। अच्छा, प्रोटीन का कितना होता है, 10% से 35%, और वसा का 20% से लेकर के 35% तक होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, WHO से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात से, ठीक है। और इसे याद भी कर लीजिएगा, या तो मैं अगला जब क्लास कराऊंगा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। मैं भूल जाता हूं तो मैं आपको करा दूंगा वो क्लास, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या है। यदि मैं आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, अगर मैं भूल भी गया तो आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न क्या है भैया, वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है। भोजन, वसा, जल, ये सभी क्या है भैया, ये सभी क्या हैं, मानव शरीर का पोषण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, ये क्या है, मानव शरीर का पोषण करने वाले पदार्थों को पोषाहार कहते हैं। पोषाहार में ये तत्व शामिल हैं, कौन कौन से भैया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, पानी, ये सभी क्या हैं, मानव शरीर को पोषण पहुंचाने वाले स्रोत हैं, ठीक है। अच्छा,
पोषाहार किसे कहते हैं? अब आपके एग्जाम में पूछेगा तो उम्मीद है कि आप एग्जाम में आंसर दे देंगे। ठीक है, पोषाहार किसे कहते हैं भैया? मानव शरीर का पोषण करने वाले पदार्थों को पोषाहार कहते हैं। पदार्थ कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, पानी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 31 है, 31 नंबर। पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आ सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा। पोषण की 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं भैया? ठीक है, आप लिख भी सकते हैं इसे। पोषण की 5 अवस्थाएं होती हैं: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। ठीक है, चलिए आपके एग्जाम में एक प्रश्न इससे और पूछेगा। देखिए, मनुष्यों में पोषण क्रमानुसार है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है इससे संबंधित प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम खाना खाते हैं, अंतर्ग्रहण। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? पाचन होता है। ठीक है, तो हाई ससुरा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, तो पाचन हमारा तीनों में दिया है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अवशोषण होता है। ठीक है, तो हाई भी हमारा गलत हो गया। और उसके बाद क्या होता है? स्वांगीकरण। ठीक है, तो स्वांगीकरण ऑप्शन नंबर सी में दिया है, और इसमें उत्सर्जन दिया, यानी ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, क्रमानुसार हमें समझाना है। ठीक है, मनुष्य में पोषण को क्रमानुसार समझाना है। सबसे पहले खाना खाएंगे, पाचन होगा, पाचन मुंह से शुरू होता है, यह भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, और लास्ट में उत्सर्जन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है भैया? स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? जो स्तनधारी होते हैं, अच्छा स्तनधारी क्या होते हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ऐसे जीवों को स्तनधारी कहते हैं। ठीक है, तो स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तिल्ली, लीवर, यकृत, या फिर अमाशय, या फिर सभी में? तो साथियों, यह लीवर, यकृत में, ठीक है, स्तनधारी यूरिया बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अच्छा, इसमें की पॉइंट्स क्या है? स्तनधारी यकृत में यूरिया का उत्पादन करते हैं। यकृत में अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, यकृत में अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34 है आपका। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? ठीक है, लाइपेज, यूरिया, अमाशय, या फिर दोनों? ठीक है, यहाँ पर दोनों नहीं होना चाहिए, उपरोक्त सभी होगा। तो पूछा क्या है आपका? इन तीनों में से पूछ रहा है किसका यकृत का कार्य है, लाइपेज, यूरिया, या फिर अमाशय का? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, यूरिया किससे संबंधित है आपका? ठीक है, यकृत का कार्य है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 35 क्या भैया? ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है? वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ग्लाइकोजन यकृत में जमा होता है। ठीक है, कहाँ जमा होता है भैया? यकृत में। अच्छा, इसके कई पार्ट होते हैं, मतलब कई तरह से ये हमारे बॉडी में जमा होता है। कैसे कैसे होता है मैं अभी आपको की पॉइंट्स के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, चलिए प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, यकृत में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका 35 का। अगला प्रश्न क्या है? देखिए की पॉइंट्स है आपका। ग्लाइकोजन जो होता है यकृत और मांसपेशियों की कोशिकाओं में बनता है और संग्रहित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर यकृत नहीं देगा आपके ऑप्शन में तो मांसपेशियां देगा, मांसपेशियों की कोशिकाओं। ठीक है, या फिर मांसपेशियों, हड्डियों की मांसपेशियों, इस तरह से ऑप्शन में देता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो ग्लाइकोजन है यकृत और मांसपेशियों की कोशिकाओं में बनता है और संग्रहित वहीं बनता है और वहीं पर इकट्ठा होता है। ठीक है, शरीर में ग्लाइकोजन का अधिकांश भाग कंकाल की मांसपेशियों 500 ग्राम और यकृत में 100 ग्राम में संग्रहित होता है। यानी यदि 600 ग्राम ग्लाइकोजन बन रहा है आपके शरीर में, तो कंकाल की मांसपेशियों में 500 ग्राम जमा होता है और यकृत में 100 ग्राम जमा होता है। ठीक है, थोड़ी मात्रा में ग्लाइकोजन मस्तिष्क में भी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्लाइकोजन भोजन के बाद की अवधि के दौरान यकृत में और व्यायाम के बाद कंकाल की मांसपेशियों में जमा होता है। यानी साथियों, जब आप खाना खा लेते हैं, ठीक है, तो उस समय ग्लाइकोजन कहाँ जमा होता है? आपके यकृत में, लीवर में। ठीक है, अच्छा, जब व्यायाम करते हैं उस समय आपका ग्लाइकोजन कहाँ जमा होता है? कंकाल की मांसपेशियों में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 36 क्या है? पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोधन करता है? ठीक है, पचे हुए भोजन में जो मौजूद विषैले पदार्थ होते हैं
उसका कौन सा अंग शोधन करता है भैया? तो त्वचा करता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, त्वचा के रास्ते जो विषाक्त पदार्थ होते हैं पसीने के रास्ते निकलते हैं। ठीक है, 36 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। देखिए, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को शोधन करने का मुख्य अंग त्वचा होती है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा ज्ञात उपकरण है जो ऊपरी सतह में स्थित होता है और विषैले पदार्थों को निकलने में मदद करता है। जब आप गर्मी में देखेंगे, जब आपके कपड़े उपड़े होते हैं उस पर ऐसे वाइट वाइट सा होता है, वो सभी क्या होते हैं? वो सभी आपके ये विषाक्त पदार्थ होते हैं। ठीक है, जो आपके भोजन में मिले होते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, बहुत ही वो बैक्टीरिया टाइप के होते हैं, वायरस होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, काफ़ी खतरनाक होते हैं वो भी। अच्छा, जो ऊपरी सतह में स्थित होते हैं विषैले पदार्थ निकलने में मदद करता है त्वचा। अच्छा, भोजन को पचाने में मदद करने वाले अंग कौन कौन से भैया? मुख, ग्रसिका, अमाशय, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। आपके एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन भोजन पचाने का अंग है। ठीक है, तो जब आप पढ़े रहेंगे भैया तभी आप उत्तर दे पाएंगे, तो अच्छे से पढ़ लीजिए। पूछेगा इनमें से कौन भोजन पचाने वाला अंग नहीं है, निगेटिव प्रश्न में भी पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा, इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अगला देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा अंग है भैया जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन को, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा कर देता है ससुरा। तो ऊपर पढ़ाए हम आपको कंकाल की मांसपेशियों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए की पॉइंट देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मानव शरीर में ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट का भंडारण रूप है। ठीक है, क्या है भैया? ग्लाइकोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट का भंडारण रूप है। ठीक है, ग्लाइकोजन का अधिकांश भाग कहाँ जमा होता है? कंकाल की मांसपेशियों में लगभग 500 ग्राम और यकृत में लगभग 100 ग्राम। ठीक है, मैंने काफ़ी अच्छे से इसे डिफाइन करके आपको बताया है। अच्छा, ये आपको ज़िंदगी भर काम आएगा। यकृत के कई कार्य होते हैं। ठीक है, मैं आपको काफ़ी अच्छे से बताने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, यकृत रस में मौजूद अधिकांश रासायनिक स्तरों को नियंत्रित करता है। यकृत जो होता है पेट और आंतों से निकलने वाले सारे रक्त से होकर गुजरता है। ठीक है, जो आपका रक्त होता है पेट और आंत से जो निकलता है वह यकृत से होकर गुजरता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरा क्या है? पित्त नाम का एक उत्पाद उत्सर्जित करता है। जो पित्त होता है, पित्त को कौन उत्सर्जित करता है भैया? यकृत करता है। अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया। ठीक है, 3 हो गया आपका। चौथा देखेंगे क्या है। चौथा, इसमें जो यकृत होता है एल्बुमिन का उत्पादन करता है। आपके एग्जाम में पूछेगा एल्बुमिन का उत्पादन कौन करता है, तो सर जी पढ़ाई नहीं किए तो उत्तर क्या देंगे? कोई बात नहीं सर, पढ़ा दिए। ठीक है, एल्बुमिन का उत्पादन यकृत करता है। अच्छा, एंजियोटेंसिनोजेन का संश्लेषण करता है यकृत, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पानी और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए एंजाइम कैटालेज का उत्पादन करता है। कौन? यकृत करता है भैया। ठीक है, वसा और विटामिन का संश्लेषण और संचयन कौन करता है? यकृत करता है। एंजाइम का स्राव कौन करता है भैया? यकृत करता है। चलिए, नमक क्या है? विटामिन का संचय करता है, यानी विटामिन को इकट्ठा कौन करता है भैया? यकृत करता है। डीएमिनेशन करता है, यकृत करता है। उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करता है, जो उत्सर्जी पदार्थ होते उसका निष्कासन यकृत करता है भैया। विषाक्त पदार्थों का विषहरण करता है। ठीक है, आपके जो भोजन में जो विषाक्त होते हैं, ठीक है, जो पित्त स्रावित होता है उसके द्वारा यह भोजन को पचाता है और इसका विषहरण करता है। ठीक है, यकृत। रुधिराणुओं का निर्माण करता है, जो आपको खून होता है उसका भी निर्माण यकृत द्वारा होता है, कुछ कुछ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, इसमें 14 क्या है? शरीर के सभी रक्त को फिल्टर करता है आपका यकृत। शराब और नशीली दवाओं जैसी जहरीले पदार्थों को तोड़ता है यकृत, इसीलिए जो शराब पीते हैं, ठीक है, उनका जो लीवर होता है बढ़ जाता है। ठीक है, फट जाता है, सड़ जाता है। लीवर सबसे पहले खराब होता है शराब पीने वालों का। ठीक है, आप लोग सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। ठीक है, अच्छा, पित्त का उत्पादन करता है कौन? यकृत, ये तो मैंने पढ़ाया आगे आपको। वसा को पचाने और अपशिष्ट को बाहर निकालने में भी मदद करता है यकृत। ठीक है,
जितना मैंने पढ़ाया है याद रखिएगा। यकृत से साथियों अब आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा तो मुझे आपसे बहुत उम्मीद है कि आपका उत्तर गलत नहीं होगा। ठीक है, मैंने इतना बता दिया है आपको। अब 38 नंबर प्रश्न क्या है भैया, पेट से, ठीक है, पेट से आंत में प्रवेश करने वाले भोजन को कहा जाता है। यदि जब आपका पेट में भोजन है, जब वो ससुरा आंत में चला जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे चाइम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, चाइम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अच्छा, की पॉइंट्स क्या है, पेट से आंत में आने वाले भोजन को चाइम कहते हैं। चाइम आंशिक रूप से पचे हुए भोजन और पाचन स्राव का एक गाढ़ा अर्ध द्रव्यमान है। यह पाचन के दौरान पेट और आंत में बनता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 39 क्या है, निम्नलिखित में से किसमें सड़न पैदा करने वाले जीवाणु मौजूद होते हैं। तो जो कोलन होता है, ठीक है, कोलन, इसमें सड़न पैदा करने वाले जीवाणु मौजूद होते हैं। ठीक है, एक होता है कोलन कैंसर, आपके एग्जाम में पूछता है तो ध्यान रखिएगा। कोलन कैंसर किसे कहते हैं, इसे सामान्य भाषा में कोलन कैंसर को बवासीर बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न याद रखिएगा, कोलन में क्या होते हैं, सड़न पैदा करने वाले जीवाणु मौजूद होते हैं। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अवशेषी है। वर्मी फार्म अपेडिक्स, ये क्या है भैया, यह अवशेषी है, कार्य अवशेषी। ठीक है, अच्छा कार्य अवशेषी क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए, अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जो काम नहीं आते हैं लेकिन शरीर में मौजूद रहते हैं। अवशेषी अंगों के कुछ उदाहरण ये हैं भैया, कौन है, साइनस, अपेंडिक्स, अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया, अनुलिक, अकल दाढ़, परिशेषिका, बाह्य कान यानी जो बाहर के कान है, निक्टिटेंटिंग मेम्ब्रेन, टांसिन, ये सभी क्या हैं, ये अवशेषी अंग हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा, जो मैंने सभी आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं सभी ध्यान रखिएगा। क्लास को दोबारा देखना है तो दोबारा देख लीजिएगा जब आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, और जो मैंने आपको जिम्मेदारी दी है उसे बखूबी निभाइएगा। ठीक है, इस तरह से शेयर बटन होगा, इस पर क्लिक करके ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।